बहू, नाश्ते का समय हो गया है। नाश्ता बना कि नहीं? क्या बनाया है नाश्ते में तुमने आज? जी माँ जी, नाश्ता तैयार हो गया है। मैं अभी नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। तूने फिर से कहीं नाश पीटे पराठे तो नहीं बना दिए नाश्ते में? हाँ माँ जी, बनाया तो मैंने पराठा ही है। टेबल पर रख रही हूँ, आप लोग खा लेना। मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इससे पहले कि सुमन की सास सुमन से कुछ और कह पाती, सुमन फटाफट पराठे का कैसरोल डाइनिंग टेबल पर रखकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। सास बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे हम तो तंग आ गए अपनी बहू से। हद होती है। सोमवार हो या रविवार, हफ्ते के 7 दिन सिर्फ पराठा पराठा पराठा। पराठे के अलावा और कोई नाश्ता घर में बनता ही नहीं। सही कह रही हो दादी आप। देखो ना, मेरे टिफिन में मम्मी ने फिर से पराठे और अचार रख दिया है। अब तो मेरे स्कूल के दोस्त भी मजाक बनाने लगे। कहते हैं मेरी मम्मी कहीं दिल्ली के पराठे वाली गली में तो नहीं रहती। भाग्यवान, जब से तुमने सुमन के घर में आने के बाद किचन में जाना छोड़ा है, तब से मुझे लगता है कि मैंने पराठे के अलावा और कुछ खाया ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ सुबह का नाश्ता तुम ही बना दिया करो ना प्लीज़। कम से कम कुछ ढंग का खाने को तो मिलेगा। अरे चुप करिए आप। सारी जिंदगी मैं आप लोगों को बना बना कर खिलाती रही हूँ। अरे बहू के आने के बाद भी मैं ही बनाऊंगी तो फिर वो क्या करेगी? जब मैंने रसोई से त्याग पत्र दे दिया है तो दे दिया। जो भी खाना हो अपनी बहू से कहा करो, मेरा दिमाग मत खाओ। सुमन एक वर्किंग वुमन थी। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करने के बाद घर में नाश्ता, खाना बनाने की और घर पर बाकी सारे कामों की भी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सुमन की ही थी। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि सबको खुश रख सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता था। सुमन चाहे जितनी कोशिश करती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। शाम के समय, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो ना। अरे खाना तो मैं बना चुकी हूँ, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। रमन फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और जैसे ही खाने के लिए कैसरोल का ढक्कन खोलता है उसका मूड खराब हो जाता है। ये क्या बात हुई सुमन? पिछले लगातार 4 दिनों से हम लोग रात में सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं और आज तुमने फिर से वही बना दिया। दाल चावल के अलावा मार्केट में सब्जियां मिलनी बंद हो गई है क्या? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे अच्छा लगता है रोज दाल चावल बनाना, लेकिन मैं भी पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक जाती हूँ और खाना बनाने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे रात में सोने से पहले खत्म करने होते हैं। चिंटू और आपके कपड़े प्रेस करना, सुबह की सब्जी की तैयारी करना, दिन के सूखे हुए कपड़ों को तय करके अलमारी में लगाना। इतना ही नहीं, चिंटू का होमवर्क भी पेंडिंग रहता है। आप तो आराम से खाना खाकर आराम करोगे, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है ना। लेकिन मेरी परेशानी तो जैसे कोई समझना ही नहीं चाहता। सुबह के खाने के बारे में तो तुम ऐसे बता रही हो जैसे तुम शाही पनीर और बिरयानी बनाकर जाती हो। अरे अचार पराठा ही तो बनाती हो और वही रूखा सूखा टिंडा और घिया उबाल कर चली जाती हो। खा खा कर ना भूख खत्म हो गई है पूरे घर परिवार की। अगर मेरे हाथ का खाना खाकर पूरे परिवार की भूख खत्म हो गई है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? एक खाना बनाने वाला रख लो, मुझे भी 2 पल का सुकून मिलेगा। महंगाई का जमाना है, देख रही हो तुम। हम 2 लोगों की तनख्वाह में घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है और तुम कुक रखने की बात कर रही हो। भाई मैं कुक अफोर्ड नहीं कर सकता। थोड़ा हाथ पैर हिलाकर खाना बना लूंगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। थोड़ी बहस के बाद रमन और सुमन दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन ऑफिस पहुंचती है तो उसका मूड अच्छा नहीं था। उसे परेशान देखकर उसकी दोस्त कहती है, क्या बात है सुमन, कुछ परेशान सी लग रही है? अरे क्या बताऊं यार, मैं तो तंग आ गई हूँ। कितना भी कर दो, किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। पूरे पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर घर जाकर घर के काम करो और उसके बाद लोगों को 56 भोग भी चाहिए। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरी भी तो काम करने की एक लिमिट है। अगर ऐसी बात है कि तेरे घर वालों को सिर्फ खाना ही चाहिए तो तू नौकरी छोड़ दे। नौकरी के साथ तो तू सबको खुश नहीं रख पाएगी। हाँ रमीना तो सही कह रही है, मुझे लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह, चिंटू माँ जी बता दीजिए आप लोगों को नाश्ते में क्या क्या खाना है, मैं सबकी पसंद का ही नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते के समय टेबल पर, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे भाग्यवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी आंखों में तो पराठों का नक्शा छप गया है। मुझे तो पराठों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। सच में यहाँ नाश्ते में छोले भटूरे ही है या भटूरे की जगह पराठे रखे हुए हैं? दादा आज तो मेरा भी दिन बन गया। मम्मी ने गजब ही कर दिया, मुझे नाश्ते में पास्ता मिला है। आज मैं भी अपने सारे दोस्तों को दिखा कर खाऊंगा। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और सास के ध्यान में आता है कि सुमन कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रही। बस तीनों टाइम सबकी फरमाइश पूछ पूछ कर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला रही है।
सुमन क्या बात है, 3-4 दिन हो गए तो ऑफिस क्यों नहीं जा रही? मम्मी जी, आप सबकी शिकायत थी ना कि आप लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता अच्छा वाला, तो इसी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है ताकि मैं आप सब लोगों को आपकी पसंद का खाना खिला सकूं। बहू तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाना बनाने के लिए जॉब कौन छोड़ता है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की माँ जी, लेकिन मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने अब ये फैसला लिया है। देखो चिंटू बेटा, अब मैंने जॉब छोड़ दी है और घर में पहले से ही बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, तो इसलिए अब से तुम्हारा क्रिकेट और डांस क्लास जाना बंद। ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कर लो। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो पूरा दिन घर में क्या करूंगा? अब बेटा इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पापा अकेले कमा रहे हैं ना, तो बजट भी तो देखना पड़ेगा। चिंटू रोता हुआ अपनी दादी के पास जाता है। दादी, मम्मा ने मेरे क्रिकेट और डांस क्लास दोनों बंद कर दी। कहती है ट्यूशन भी नहीं जाना, सेल्फ स्टडी करो। अब मैं तुझे क्या बताऊं चिंटू, सुमन बहू ने तो मेरी भी योगा क्लास बंद करवा दी। कहती हैं सिर्फ रमन की तनख्वाह से पूरे घर का खर्चा नहीं चल सकता। जब मैं जॉब करती थी तब की बात कुछ और थी, अब तो मुझे किटी से भी अपना नाम वापस लेने को कह दिया है बहू ने। शाम को जब रमन घर आता है तब उसकी माँ और बेटा चिंटू दोनों उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। देख रहा है बेटा बहू हमारे साथ ये सब क्या क्या कर रही है। हाँ पापा, मम्मा ने तो मुझे भी परेशान कर रखा है। कहती है अब से कोचिंग और डांस क्लास बंद। तो इसमें वो गलत क्या कर रही है? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने ही तो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हमको ही अच्छा खाना खाना था और वो ऑफिस और घर का बोझ एक साथ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब अगर एक आदमी नौकरी छोड़ेगा तो खर्चों को तो कम करना ही पड़ेगा ना। सुमन इसी तरह रोज रोज खर्चे को कम करने के लिए घर में सारे सदस्यों को समझाती रहती है, जिससे सभी बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन, अजी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहो। पहले योगा क्लास के बहाने कॉलोनी के और लोगों से बातचीत तो होती थी, लेकिन अब तो पूरा दिन घर में ही बीत जाता है। तो इसमें तुम्हारा भी तो योगदान है। जब मैं तुमसे कहता था कि सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो, थोड़ी सी बहू के काम में मदद कर दिया करो, तब तो तुम्हें मेरी बहुत समझ में नहीं आती थी। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कहना भी सही है। एक आदमी के सैलरी में अगर पूरा घर चलाना है तो एक्स्ट्रा खर्चों को तो कट करना ही पड़ेगा। अब खाना पीना सब्जी राशन तो बंद नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुम्हारी योगा क्लास, चिंटू के क्रिकेट और डांस क्लासेस बंद करवा दिया है। ठीक कहते हैं जी, हमने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब बहू से क्या शिकायत करनी। बहू, हम लोगों ने बहुत खा लिया अपने मन का खाना, अब हमको ना अपने अचार पराठे की याद आ रही है। तुम ना छोड़ो ये सब पकवान और हमारे लिए नाश्ते में ये सब बनाना। नाश्ते में तो अचार पराठा ही बना दिया करो, हमें ना आदत से पड़ गई है। जो भी खा लो लेकिन मन का संतोष नहीं मिलता जब तक पराठे ना देख लें। तुम ऐसा करो, वापस जॉब ज्वाइन कर लो, और मैं हूँ ना, जब कुछ अलग खाने का मन होगा तो मैं बना दिया करूँगी। और बहू, मैं ना अपनी गलती को मानती हूँ, अब से घर के कामों में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। यही बात तो माँ जी मैं आपसे पहले कहती थी कि अगर घर में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जीवन की गाड़ी सही तरीके से चल सकती है। और मुझे कहीं नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जॉब से रिज़ाइन नहीं किया है, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। और ये सब मेरा और मेरी सहेली रवीना का प्लान था, जिससे मैं आपको और परिवार के सभी लोगों को अपनी परेशानी समझा सकूं। शुक्र है राम जी का कि तूने नौकरी नहीं छोड़ी। देख बेटा, हम मानते हैं तेरी नौकरी के कारण ही ये घर इतने अच्छे से चल पा रहा है। अब जब तू मेरे बेटे की तरह घर के खर्चे में बराबर मदद कर रही है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम घर के कामों में तेरी मदद करें। उस दिन के बाद सासू माँ सुमन की कामों में मदद करने लगती है और उनके घर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब अचार पराठा बनना बंद हो गया था, बस अब कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी है गौरी और कार्तिक की। शहर का एक अमीर लड़का जिसका नाम था कार्तिक पूरी तरह से काम में व्यस्त, और काम में व्यस्त होने के कारण उसकी काफ़ी उम्र निकल गई थी। वो बड़ा ही गुस्से वाला और खड़ूस था। उसके स्वभाव की वजह से कोई लड़की उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं होती थी और वो खुद भी शादी से दूर ही रहना चाहता था। सीता चाहती थी कि कार्तिक के लिए एक सीधी सादी भोली भाली लड़की पत्नी के रूप में इस घर में आए, ताकि हमेशा के लिए इसी तरह घर की पूरी सत्ता सीता के हाथ में रहे। गौरी अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। एक दिन अपने पुरानी सहेली से मिलने के लिए कार्तिक की माँ गौरी के गांव आई थी। तभी उसे गौरी के बारे में पता चलता है। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माताजी नमस्ते,
माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन माँ तो अंदर है, आप आइए ना। गौरी का खराब चेहरा देखकर कोई भी उसके साथ ढंग से बात नहीं करता था। गौरी के पिता के गुजर जाने के बाद बड़ी ही मुश्किल से गौरी की माँ ने गौरी को बड़ा किया था। गौरी दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार काफ़ी अच्छे थे। नमस्ते बहन जी, मैं सीता वर्मा। आप नामचिन प्रकाश वर्मा को तो जानती होंगी, उनकी पत्नी। आइए आइए बहन जी, प्रकाश वर्मा को कौन नहीं जानता। इस गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन आप यहाँ कुछ काम था क्या? मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, हम जैसे गरीबों के पास आपका क्या काम होगा। अरे नहीं बहन जी, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे आपसे कुछ काम ही था। मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनकर सविता बिल्कुल थम जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप घबरा क्यों रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने कार्तिक के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बचपन में मेरी बेटी बड़ी सुंदर थी, लेकिन चेचक की वजह से मेरी बेटी का पूरा चेहरा खराब हो गया है, और ऊपर से हम गरीब भी है। मैंने तो अब गौरी की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लग रहा है जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बेटी का हाथ हमें देने के लिए? आप चाहें तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। हमारी पहचान आज से थोड़ी ना है। हम गांव वाले वर्मा साहब को बरसों से जानते हैं। हमें आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी आपके घर में बड़े ही सुख से रहेगी। सीता सविता से गौरी और कार्तिक के रिश्ते की बात करके घर आती है। कार्तिक काम में व्यस्त था, गुस्से वाला था, लेकिन वो अपनी माँ की एक भी बात टालता नहीं था। कार्तिक बेटा, बड़ी देर कर दी आने में, 11:30 बज गए हैं। माँ, आप क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? काम से कभी कभार देर हो जाती है। इतनी देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम इतनी देर तक जाग सकते हो और मैं नहीं। बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। अगर मैं सो जाती तो तुम भी भूखे पेट ही सोते, इसीलिए अब तक जाग रही हूँ। एक बार इस घर में बहू आ गई तो तुम्हारा ध्यान वही रखेगी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन दिखने में ज़रा। अगर घर में बहू के आने से आपका काम कम हो रहा है तो ठीक है। जैसे भी लड़की हो, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अपनी माँ की खातिर कार्तिक शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ ही दिनों में कार्तिक और गौरी की शादी हो जाती है। गौरी कार्तिक के घर रहने आ जाती है, लेकिन गांव में पली बड़ी गौरी बड़ी ही मासूम और भोली थी। उसकी सिंपल रहन सहन की वजह से घर में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी, इस वजह से उसकी जिठानी हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, और घर के सभी लोग उसके साथ नौकरानियों वाला सुलूक करते थे। गौरी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जी सुनिए ना, आप ये कॉफ़ी लो, तब तक मैं आपके ऑफिस जाने के कपड़े निकाल कर रखती हूँ। वैसे आपका ऑफिस कहाँ है? वो बड़े बड़े कांच की दीवार होंगे ना, मैंने ना फिल्मों में देखे हैं, असलियत में नहीं। मुझे भी देखना है, क्या आप मुझे ले जाओगे आपके ऑफिस? गौरी तो बोले जा रही थी, लेकिन कार्तिक का गौरी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। जी सुनिए ना। चुप करो तुम अपनी बकवास। कब से बक 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 कर रही हो? मेरी 3 बातें कान खोलकर सुन लो और हमेशा के लिए अपनी बुद्धि में बिठा लो। पहली बात, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए की है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। दूसरी बात, कोई भी मुझसे सवाल पूछे ये मुझे कतई पसंद नहीं है। तीसरी बात, ज़्यादा बोलने वाले लोगों को मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। आज पहली बार गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। कार्तिक की बात सुनकर बेचारी गौरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रखकर चुपचाप किचन में चली जाती है। गौरी को रोते हुए देखकर उसकी सास पूछती है, ये क्या गौरी, तुम अच्छे खासे भरे घर में सुबह सुबह क्यों आंसू बहा रही हो? इस तरह भरे घर में रोना शुभ नहीं होता। वैसे हुआ क्या है? कौन सी आफत आ गई जो तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे? तुम्हारी माँ तो अभी जिंदा है। माँ जी, ये वो क्या कर रही हो? सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? कार्तिक तुम पर गुस्सा हुआ है क्या? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे शादी मजबूरी में की है। वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। बस इतनी सी बात। वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो क्या हुआ? हम तो मानते ना तुम्हें हमारी नौकरानी। अरे तुम जैसी बदसूरत को कौन अपनाएगा?
मैं तुम्हें इस घर में इसीलिए लेकर आई हूँ कि तुम हमारे घर की देखभाल करो और घर के सभी काम करो, और तुम हमेशा वहाँ तक ही सीमित रहोगी। अब ये रोना धोना बंद करो और इतने बड़े घर में रहने के लिए मिल रहा है वही अपना भाग्य समझकर भगवान का शुक्रिया अदा करो, नहीं तो मैं तुम्हें उस छोटे से गांव में फिर से छोड़ाऊंगी। और ब्याही हुई लड़की ससुराल से वापस मायके आएगी तो सोचो तुम्हारी माँ को गांव वाले कितना सुनाएंगे। बेचारी गौरी सब कुछ सुन लेती है। उसे पता था अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी सास उसे अपने माँ के पास छोड़ाएगी। वो अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बाद दिवाली आती है। दिवाली के त्योहार पर गौरी की ननद रिया, जो शहर में पढ़ रही थी, वो घर आती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? रिया दरवाजे से चिल्लाते चिल्लाते घर में आती है। गौरी पानी का ग्लास उसे देती है, लेकिन वो गौरी की तरफ ध्यान भी नहीं देती। माँ कहाँ है मेरी नई भाभी? मैं शादी में नहीं आई थी, मैंने भैया से फोटो भिजवाने के लिए कहा तो भैया कह रहे थे तुम अपनी भाभी से खुद आकर मिल लेना। अरे कहाँ है मेरी भाभी, बताओ तो। अरे यही तो है तेरी भाभी, गौरी तेरे सामने ही तो है और तू पूरे घर में ढूंढ रही है। क्या ये मेरी भाभी है? मुझे तो लगा नौकरानी है। माँ, मेरे हैंडसम भाई के लिए आपने ऐसी बदसूरत पत्नी क्यों लाई? लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? घर आते ही पूरा मूड चला गया। रिया की बात सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रिया, तेरे भाई को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो मेरा काम कम हो मुझे आराम मिले बस इसी वजह से शादी के लिए तैयार हुआ। और जब से गौरी घर में आई है मेरे तो बड़े मज़े हैं भाई, नौकरानी का खर्चा भी बचता है, इसे क्या 2 टाइम का खाना मिल जाए तो हो गया। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे अब समझ में आया कि भाई भाभी का फ़ोटो भेजने से इनकार क्यों कर रहे थे। न जाने ये बदसूरत सीरत में भी अच्छी है या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली के मौके पर कंपनी की तरफ से बधाई देने के लिए पूरे परिवार के साथ कार्तिक एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता था ताकि न्यूज़पेपर में दे सके। अब सब लोग फ्री हो ना? आज शाम को फोटोग्राफर्स आने वाले हैं, हमें पूरे परिवार के साथ कुछ फोटो खिंचवाने हैं। अच्छा हुआ कार्तिक बेटा तूने याद दिलाया, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था। कार्तिक की माँ, बड़ी बहू और रिया, तुम सब हमारे शॉप की कुछ ज्वेलरी पहनकर शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। हमें हमारे पूरे परिवार की तरफ से और कंपनी की तरफ से न्यूज़पेपर में दिवाली की शुभकामनाएं वाला विज्ञापन देना है। हाँ पापा, लेकिन आपने सिर्फ माँ, बहन और हिमानी को ही क्यों कहा? गौरी भी तो अब हमारे घर की सदस्य है। नहीं तेजस, ये हमारे फोटोशूट में नहीं होगी। हमें हमारे शॉप का विज्ञापन करना है ताकि ग्राहक हमारे तरफ आकर्षित हो। अगर ग्राहक इसे देख लेंगे तो जो ग्राहक हमारे पास आते हैं वो भी चले जाएंगे, इसे रह नहीं देते हैं। वैसे भी इसके रहन सहन से ये हमारे परिवार के सदस्य नहीं लगती। गांव से शहर आ गई लेकिन अभी भी वैसी है, गांव की गवार। तेजस जी, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे देखने के लिए या फिर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको कभी टाइम नहीं होता, और इस बदसूरत पर आपको इतनी दया आ रही है, क्यों? वैसे भी इसके खराब चेहरे से ये हमारा अच्छा खासा फ़ोटो भी खराब कर देगी। तुम्हारा क्या है? तुम तो दिन भर अच्छी अच्छी साड़ी ज्वेलरी पहन के ढेर सारा मेकअप करके रोज़ तैयार होती रहती हो। अगर रोज़ तुम्हारा मेकअप ही देखता रहूं तो काम कब करूं? अगर ये गौरी मजबूरी की भाभी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएगी तो आप लोग उनके साथ ही खिंचवा लो फ़ोटो, मुझे नहीं खिंचवाना। अगर मेरे होने से आपका फ़ोटो ख़राब हो जाएगा तो ठीक है, मुझे नहीं खिंचवाना फ़ोटो। तेजस भैया, कोई बात नहीं, बस एक फ़ोटो ही तो है, आप लोग खिंचवाओ या मैं, मेरे लिए एक ही बात है, मुझे बुरा नहीं लगा। ओ महारानी, अब भाषण देना बंद करो, तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। जाओ जाकर सबके लिए चाय बनाओ। मुँह तो ऐसा भोला भाला बना लेती है जैसे सब इस पर अत्याचार कर रहे हो। सबकी बातें सुनकर भी गौरी नज़रअंदाज करती है, लेकिन उसे सबकी बातों का बड़ा बुरा लगता है। वो अपने नसीब को कोसती है। न जाने मैंने ही क्या गलती की है जो भगवान मेरे साथ हमेशा ही बुरा करता है। बचपन में मुझसे मेरे पापा छीन लिए, मेरे सुंदर चेहरे को चेचक ने इतना बदसूरत बना दिया। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद भगवान ने मेरे नसीब में कभी खुशियाँ लिखी नहीं, जो हर बार मुझे दुख और सिर्फ दुख मिलता है। थोड़ी देर में गौरी खुद को समझाकर फिर से काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गौरी के साथ परिवार वालों का व्यवहार ऐसा का ऐसा ही रहता है। एक दिन हिमानी की सहेलियां घर आती हैं। मेरी सहेलियाँ आज घर आने वाली हैं तो मुझे घर एकदम साफ चाहिए। मेरी कुछ सहेलियाँ तो पहली बार हमारे घर आ रही है तो उन्हें घर पसंद आना चाहिए। आते ही उनके लिए जूस बनाना।
कर लोगी ना तुम? देखा ना जूस। मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जत मत करना। भाभी मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो। आपने कहा तो मैं खाना भी बना दूँगी। खाना? वो तुम्हारा भिंडी करेली की सब्जी वाला। नो नो नो, मेरी सहेलियां ये सब नहीं खाती। उनके लिए मैं इटालियन फूड ऑर्डर करने वाली हूँ। मैंने तुमसे जो कहा है ना, सिर्फ उतना ही करना। और हाँ, ये पुराने कपड़े पहनकर मेरी सहेलियों के सामने मत आना। किसी भी एंगल से तुम हमारे घर की बहू लगती नहीं हो। कम से कम अच्छे कपड़े पहनोगी तो अच्छे घर की नौकरानी तो लगोगी। भाभी। क्या भाभी? मेरी सहेलियों के सामने मुझे ये भाभी भाभी मत कहना, मैडम कहना, समझी? चलो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी भाभी, सॉरी मैडम। घर के हर सदस्य की तरफ से गौरी का अपमान होना ये तो अब रोज का हो गया था। गौरी को उनकी बातों का बुरा लगता था। कई बार वो रोती थी, लेकिन गौरी के पास उनका भला बुरा सुनने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं था। गौरी हर रोज घर का सारा काम करती थी। कोई कुछ भी कहे वो थोड़ी देर रोकर शांत हो जाती थी और फिर काम पे लग जाती थी। गौरी घर के हर सदस्य के लिए चिंता करती थी, उनकी हर चीज का ख्याल रखती थी। उसके हाथ में काफी स्वाद भी था। ससुराल में चाहे कितना भी हाल क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो अपनी माँ को फोन करती तो यही बताती कि वो खुश है, ताकि वो चिंता ना करे। गौरी कार्तिक के खाने का, उसकी ज़रूरत की चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए वो उसके कहने से पहले ही उसके सामने रख देती थी। अब कार्तिक को भी यकीन हो गया था कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब भी कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करता तब उसके बदसूरत चेहरे की वजह से वो उससे दूर हो जाता था। एक दिन कार्तिक सुबह दौड़ने के लिए गार्डन जाता है, तब उसका पुराना दोस्त वैभव मिलता है। वैभव, तू वैभव ही है ना? कॉलेज क्या खत्म हो गया, तू तो इस दोस्त को ही भूल गया। भाई यार, मैं तुझे कभी भूलूं ऐसा हो सकता है क्या? इतनी कच्ची थोड़ी ना हमारी दोस्ती। बस जिंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था। मुझे पता है तू काफ़ी बिजी था। अंकल के छोटे से ज्वेलरी शॉप को तुमने आज बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दोस्त। थैंक यू। लेकिन कभी आवारागर्दी करने वाला लड़का आज बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात कर रहा है, और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह दिख भी रहा है। हाँ यार, बचपन में तो सब कुछ सही रहता था। हम जो दिल को चाहे वो सोच लेते हैं, लेकिन एक बार बड़े हो जाओ फिर वही होता है जो नसीब में हो। हाँ यार, तो बिल्कुल सही कह रहा है। होता तो वही है जो नसीब होता है, फिर चाहे हमें वो मंजूर हो या ना हो। वैसे शादी वादी हुई कि नहीं तेरी? प्रीति से प्यार करता था ना कॉलेज में, बताया कि नहीं उसे? वो धोखेबाज निकली यार। कितना प्यार किया उसे। जो मुझसे पॉसिबल था वो सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसने मुझे धोखा ही दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हर सुंदर दिखने वाला चेहरा दिल से सुंदर नहीं होता। मेरा तो तब शादी से दिल ही उठ गया था, लेकिन मेरे पापा ने उनके एक दोस्त से वादा किया था कि वो मेरी शादी उनकी बेटी के साथ करवाएंगे। फिर क्या, मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन मुझे नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों? वैभव जी, मैं वहाँ सामने की बाकड़ी पर बैठती हूँ, आपका हो जाए तो आ जाना। नेहा तुम भी आओ ना इधर, मेरे दोस्त से मिल लो। ठीक है। ये तुम्हारी पत्नी है? इतनी मोटी भद्दी? मैं भी यही कह रहा था। मोटी भद्दी नेहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से नेहा मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। प्रीति के जाने के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया था, बस मशीन की तरह काम कर रहा था। नेहा ने मुझे फिर से जीना सिखाया। उसकी वजह से मैं फिर से हंसने लगा। तुम्हें पता है, मुझे जो चाहिए वो बिना कहे वो समझ जाती है। खुद से पहले मेरी परवाह करती है, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सोचती है। मुझे टाइम लगा नेहा को अपनाने में, लेकिन जब मैंने उसके बदसूरत शरीर से आगे जाकर देखा तो वो काफ़ी सुंदर है सीरत से। और आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक सुंदर दिखने वाली लड़की भले ही आपको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आकर्षित कर ले, लेकिन किरदार से, सीरत से अच्छी लड़की आपकी ज़िंदगी भर के लिए चाहत बन जाती है। और अब तो हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है। हमारे प्यार की निशानी छोटा वैभव या फिर छोटी नेहा आएगी। मैं ना नेहा के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी जी, मैं वैभव का कॉलेज का दोस्त। जी, मुझे बताया है वैभव ने आपके बारे में। तूने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तूने शादी की या नहीं? कहाँ खो गया तू? तभी कार्तिक के दिल में गौरी की छवि दिखाई देती है। वो किस तरह उसका ख्याल रखती है, उसके पूरे परिवार की तरफ से बेइज्जत होने के बाद भी कैसे उनके लिए काम करती है। ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी शादी हो गई ना। मेरी पत्नी भी नेहा भाभी की तरह
किरदार से, सीरत से बड़ी सुंदर है। आओ ना तुम भाभी को लेकर कभी घर, उससे भी मिल लेना। वैसे गौरी नाम है उसका। आएंगे दोस्त फिर कभी, अभी तो हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। वैभव और नेहा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कार्तिक गौरी के बारे में ही सोच रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि गौरी एक अच्छी लड़की है, लेकिन वैभव की बात सुनकर उसे वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। उसे एहसास हो चुका था कि सुंदरता से ज़्यादा सीरत मायने रखती है। वो घर जाते ही गौरी से माफ़ी मांगने के बारे में सोचता है और घर आता है। तब वो देखता है कि गौरी रो रही है। तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ, माँ ने कुछ कहा क्या? भाभी की अलमारी में एक साड़ी नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि मेरे पास एक भी भारी साड़ी नहीं है, तो मैंने उनकी भारी साड़ी चुराई है। इतनी सी बात? मुझे पक्का यकीन है कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। गौरी मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा ये प्यारा स्वभाव मेरे ध्यान में आया ही नहीं। मैं तुमसे नफरत करता रहा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है भगवान ने साक्षात उनकी गौरी मेरा जीवन संवारने के लिए भेजी है। मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारा कई बार अपमान किया। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारी भी एक पहचान होगी, गौरी कार्तिक वर्मा। और तुम घर वालों के बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं उन्हें समझा दूंगा। इस घर में मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूँगा, और मुझे यकीन है एक दिन वो भी मेरी तरह तुम्हें अपना लेंगे। गौरी फिर से रोने लगती है, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। देर से ही क्यों ना सही, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरा आज का पूरा दिन तुम्हारा। चलो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, फिर हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जाएंगे। कार्तिक गौरी को गले लगा लेता है। सीतापुर में अजय और उसका परिवार साथ रहते थे। अजय का बड़ा लड़का शांत स्वभाव का था, वहीं उसका छोटा लड़का थोड़ा गुस्से वाला था। माँ मेरा टिफ़िन दे दो, और नाश्ते में क्या बनाया है वो भी बता दो। बेटा, भाभी ने खाने में घिया की सब्जी बनाई है, और आज नाश्ते में भी घिया की भुजिया है। माँ क्या है ये रोज़ रोज़ का ड्रामा? थक गया हूँ मैं घिया खाते खाते। तुम लोग अगर अच्छी सब्जी नहीं बना सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद बना लूँगा। अब आज खा ले बेटा, कल से ना हम ध्यान रखेंगे, कुछ और बना देंगे तेरे लिए। आज से 2 दिन पहले भी तुमने यही वादा किया था, और उस दिन भी टिंडा बना के खिला दिया था। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है? हम दोनों भूल गए थे कि तुझे घिया पसंद नहीं है। भूल गए थे तो आगे से याद रखना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो रहा है मुझे। यश गुस्से में बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त यश को भूख लगती है, तो वो ऑफिस के बाहर कुछ खाने के लिए निकलता है। सर आपके टिफ़िन आया है, आप बाहर क्यों खाने जा रहे हैं? मैंने तो कोई टिफ़िन ऑर्डर नहीं किया, कहाँ से आया ये? सर मुझे नहीं पता, पर इस टिफ़िन पर आपका नाम लिखा है। हो सकता है आज मैं घर से गुस्सा होकर आया था, तो मम्मी या भाभी ने मेरे लिए टिफ़िन भेजा होगा। यश टिफ़िन अपने साथ ले जाता है। वो देखता है कि टिफ़िन में पालक पनीर है, और पालक पनीर देखकर यश खिल जाता है। माँ आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया था। अरे तो पागल हो गया है क्या? घर से खाना खा के तो गया नहीं, और अब कह रहा है पालक पनीर बहुत अच्छा बना था। तो ऑफिस में टिफ़िन तुमने नहीं भेजा था? उस टिफ़िन में पालक पनीर था जो बहुत स्वादिष्ट था। अरे घर में पालक पनीर बना ही नहीं, तो तुझे टिफ़िन में कैसे भेजूंगी? मैं समझ गया, मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए पालक पनीर भेजा था। देवर जी, घर में आज घिया के अलावा कुछ बना ही नहीं था, मैं आपको पालक पनीर कैसे भेजूंगी? देखिए भाभी, आप ना झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ आप अपने देवर का बहुत ख्याल रखती हैं। देवर जी, मुझे किसी ने आज पनीर ला कर ही नहीं दिया, तो मैं आपको टिफ़िन में वो कैसे भिजवा सकती हूँ? यश अगले दिन उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। भाभी नाश्ता लगा दीजिए और मेरा टिफ़िन भी दे दीजिए। वैसे क्या है आज टिफ़िन में? देवर जी, आज तो करेले की भुजिया और लंच में तोरी की सब्जी बनी है। फिर तो रहने ही दीजिए भाभी, आप मुझे जो रोज़ लंच में भेजती है ना पालक पनीर, आज भी वही भेज दीजिएगा। देवर जी, मैं आपको लंच नहीं भेजती। मैं मानता हूँ आप सबके सामने कहने से डर रही हैं पर मुझे पता है आज भी आप टिफ़िन भेजेंगी ज़रूर। यश ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का गार्ड संतोष लंच के वक्त यश की टेबल पर टिफ़िन रख देता है। आज भी खाने में पालक पनीर था। भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लगी है, पता नहीं घर पर वो ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती। यश यही सोचकर घर जाता है कि आज तो वो पता करके ही रहेगा कि पालक पनीर बनाया था किसने। माँ देखो, मुझसे ना मजाक मत करो, सच सच बताओ, पालक पनीर तुमने ही भेजा था ना? मुझे तो एक बात बता, पालक और पनीर ये दोनों ही मुझे कौन ला कर देता है जो मैं पालक पनीर बनाऊंगी?
देवर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रोज़ रोज़ कोई पालक पनीर कैसे बनाकर भेज सकता है? यश भी सोच में पड़ जाता है कि रोज़ रोज़ उसे पालक पनीर कौन बनाकर भेज रहा है। यश उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश करता है। संतोष भैया, आपको पता है जो आपको टिफ़िन देकर जाता है वो कौन है? सर ये तो मुझे नहीं पता। मैं जब ऑफिस आता हूँ तो आपका टिफ़िन कलेक्शन बॉक्स में रखा होता है। जो टिफ़िन रख कर जाता है उसे देखा है क्या, या उसका नाम पता कुछ मालूम है आपको? सर मैंने किसी को नहीं देखा। उस टिफ़िन पर आपका नाम होता है और कुछ नहीं। यश को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं। उसे बस यही लगता है कि शायद किसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो टिफ़िन उसके नाम पर उसको मिल रहा है। संतोष भैया, मुझे लगता है ये टिफ़िन किसी और का है और गलती से मेरे पास आ रहा है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसका पता लगाने का जिसका ये टिफ़िन है, पर मुझे अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। संतोष भैया, मैं ऐसे किसी का टिफ़िन नहीं खा सकता। अब आप ये टिफ़िन मुझे मत दिया कीजिए। सर आप ये टिफ़िन नहीं खाएंगे तो इसमें रखा हुआ खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे संतोष भैया, कोई और रास्ता भी तो होगा। इस तरह मैं किसी और का टिफ़िन कैसे खा सकता हूँ? सर आप एक काम करिए, मुझे टिफ़िन के बदले पैसे दे दीजिए। जब इस टिफ़िन का मालिक आएगा तो मैं उसके टिफ़िन के पैसे दे दूँगा। यश को टिफ़िन का खाना बहुत पसंद आता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन अचानक टिफ़िन आना बंद हो गया। संतोष भैया, आज आपने मुझे टिफ़िन नहीं दिया। टिफ़िन तो सर आना बंद हो गया। अच्छा, जो टिफ़िन लेकर आता है आपने उससे पूछा? उसने मुझे बताया कि कोई लड़की थी जो टिफ़िन बनाकर भेजती थी। अच्छा, उसका कोई एड्रेस है क्या आपके पास? उसका एड्रेस तो टिफ़िन वाले को भी नहीं पता। वो टिफ़िन पर आपका नाम लिखकर टिफ़िन दे जाया करती थी। अरे, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आखिर कौन है वो लड़की जो जानबूझकर मुझे टिफ़िन भेज रही थी? उसे ये कैसे पता कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? यश को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। यश के ऑफिस वालों को भी इस बात का पता चल जाता है कि यश के लिए कोई लड़की रोज़ टिफ़िन भेजती है। राकेश, तुझे नहीं लगता ये लड़की यश पे बहुत मेहरबान है? राहुल, तुझे लगता है कि सच में कोई ऐसी लड़की होगी? यार, रोज़ रोज़ पनीर बनाना इतना आसान काम नहीं है कि कोई लड़का कर दे। अरे आजकल का कुछ पता नहीं, क्या पता कोई इसकी फिरकी ले रहा हो। चल तो फिर हम यश के मज़े लेते हैं। भाई यश, तेरी तो चांदी चांदी हो रखी है आजकल। भाई एक बात बताओ, लड़की के नाम पर कोई लड़का तुझे बना तो नहीं रहा? मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सोच, अगर यश ने पता लगा लिया और उसके एड्रेस पर पहुंचा और किसी लड़के ने दरवाज़ा खोला तो क्या होगा? मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि लड़के की जगह कहीं किसी 60 या 70 साल की बुढ़िया ने या 40-50 साल की किसी आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा। यश का अब उसके ऑफिस में आए दिन मजाक बनाया जा रहा था। वहीं घर पर यह बात पहुंचने से उसकी भाभी और भाई भी उसकी टांग खींचने लगे थे। देवर जी, आपकी जैसी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मुझे तो शादी के बाद भी लौकी, तोरी, टिंडा यही खाने को मिलता है, पर तुझे तो पालक पनीर, वो भी शादी से पहले। देवर जी, ज़रा संभल कर चलिएगा। ऐसा ना हो कि पालक पनीर शादी से पहले मिल रहा हो और शादी के बाद सिर्फ पालक मिले। अरे प्रीति, तब तक तो हमारे छोटे भाई का पेट भर चुका होगा। ये बात भी सही है। कितने दिनों से ये लड़की पनीर की डिश बनाकर भेज रही है। ऑफिस और घर के माहौल से यश बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। यश अब पालक पनीर के नाम से भी चिढ़ने लगा था। उसे कोई भी पनीर की डिश पसंद नहीं आती थी। बेटा, रोज़ तू खाना खा कर नहीं जाता। देख, आज तेरी भाभी ने तेरे लिए पालक पनीर बनाया है। माँ, या तो तुम खा लो उस पालक पनीर को, या भाभी से कह देना वो खुद खा ले। यश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम में ज़रा भी तमीज़ नहीं बची क्या? मुझ में कुछ नहीं बचा, और जो बचा है ना वो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा। देवर जी, आपको पनीर इतना पसंद है, इस वजह से ही मैंने आपके लिए पनीर बनाया। मुझे कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी बनाना बंद कर दीजिए, और बेहतर होगा कि मुझसे कोई कुछ ना बोले। यश का ऐसा व्यवहार देखकर उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यश की शादी करा देनी चाहिए। सही कहते हो काजल,
शायद शादी के बाद यश उस लड़की को भूल जाए। मम्मी जी, ये फैसला लेने से पहले एक बार आप देवर जी से बात ज़रूर कर लीजिएगा। अरे उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया है कि शादी के नाम से भी दूर भागेगा। मम्मी जी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो घर में हंगामा मचा देंगे। बहू वो गुस्से वाला ज़रूर है, पर ऐसा भी नहीं कि घर में किसी भी तरह का बवाल खड़ा कर दे। पापा जी, आप लोग अपनी जगह सही है, पर उनकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे प्यार से ही बात तो कर लीजिए। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि यश अपनी ज़िंदगी एक ऐसी अनजान लड़की के लिए ख़राब करे जिससे ना वो कभी मिला, ना कभी उसने उसको देखा, और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता। प्रीति माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। यश का मूड तो हम सबको दिख ही रहा है। उसकी शादी करने में ही अब उसकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि देवर जी की लाइफ किसी लड़की की वजह से ख़राब हो जाए। सुनिए, क्या आपके पास यश के लायक कोई लड़की का रिश्ता आया है? हाँ काजल, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास कुछ लड़कियों के रिश्ते आए थे। एक लड़की थी सोनम, जो मुझे पसंद भी आ गई थी। पापा, आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है? ये देखो, तुम लोग देख कर पसंद कर लो, तो इसी लड़की से हम यश का रिश्ता तय कर देंगे। लड़की तो बहुत सुंदर है, आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। हमें जल्द से जल्द यश की शादी करानी होगी। यश को उसकी शादी की बात पता चलती है, जिसे सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। आप लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अरे बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं, कब तक उस लड़की की याद में अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शादी करके उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दो जो इस घर में आएगी? देवर जी, मैं मानती हूँ आपको उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था, पर वो लड़की आपको मिली तो नहीं। यश, तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की भी थी या फिर उसके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहता है? भाई, आपको भी नहीं पता कि वो कोई लड़का था या लड़की। मैं इसी भरोसे पे जी लूँगा कि कोई लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा, कहना आसान होता है पर करना मुश्किल। तेरी लाइफ साल 2 साल की नहीं, बहुत बड़ी है। देवर जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी बड़ी लाइफ अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ उसकी यादें हैं, वो पालक पनीर का स्वाद है, मेरा टिफ़िन का प्यार है। बेटा, इन लोगों की तरह तुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा, पर एक इंसान की वजह से शादी ना करके तू 4-4 लोगों का दिल दुखाएगा। यश अपने पापा की बात सुनकर शादी के लिए हाँ कह देता है। काजल और प्रीति मिलकर यश की शादी सोनम नाम की लड़की से करा देते हैं। सोनम, हमारी शादी को कितने दिन हो गए? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से कुछ अच्छा बना कर खिलाओ। आप मुझे बता दीजिए, आपको जो भी पसंद होगा मैं वो बना दूंगी। सोनम, तुम्हें जो भी सबसे अच्छा बनाना आता है तुम वो बना दो, मैं खा लूँगा। सोनम अपने मन से पालक पनीर बना देती है, पर यश तो पालक पनीर देखते ही भड़क जाता है। ये सब किसकी हरकत है? देवर जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? आप सबको पता है ना, मुझे पालक पनीर पसंद नहीं है, तो ये पालक पनीर सोनम ने कैसे बनाया? आपने तो सोनम से सिर्फ ये कहा था ना कि कुछ भी बना दो जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। आप लोगों को इतनी पुरानी बात का मजाक बनाना अच्छा लगता है क्या? अरे तुझे नहीं खाना तो मत खा, पर यहाँ ड्रामा मत कर। जा जाके अपने कमरे में बैठ जा। यश बिना खाना खाए अपने रूम में चला जाता है। घर के बाकी लोग खाना खाकर सोनम के बनाए पालक पनीर की बहुत तारीफ करते हैं। सारा दिन गुस्से में कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लगी है, और फ्रिज में बस पालक पनीर रखा है। बस रात में कोई देख तो नहीं रहा, यही खा लेता हूँ। पालक पनीर खाते ही उसे ऑफिस के टिफिन की याद आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे ऑफिस में टिफिन भेजा करती थी। सोनम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? हाँ, पूछिए ना। क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे मेरे ऑफिस में टिफ़िन भेजा करती थी? जी, मैं वही लड़की हूँ जो आपके ऑफिस में आपको पालक पनीर बनाकर भेजती थी। तो तुमने कभी अपना नाम क्यों नहीं लिखा उस पर, और शादी के बाद भी मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सोनम अपनी पुरानी बात बताती है। ये उस वक्त की बात है जब उसके मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। सोनम, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, बहुत अच्छे परिवार से है बेटा। मामा, क्या आप उसकी कोई फ़ोटो लेकर आए हैं? ये लड़का MNC कंपनी में जॉब करता है। मामा, और कुछ पता है क्या आपको इसके बारे में? इसका नाम यश है। इसके परिवार में इसके माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी रहते हैं। मामा, आप मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं? अरे बेटा, तुझे अगर उससे मुलाकात करनी है तो मुझे बता दे, मैं मिलवा दूंगा। मामा, शादी 2 दिलों का मेल होता है।
मैं किसी अनजान इंसान से एक मुलाकात करने के बाद शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा तेरी बात तो ठीक है, पर तू ऑफिस के अंदर तो नहीं जा सकती। उसके बारे में पता कैसे लगाएगी? मामा वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे ये लड़का तो बहुत अच्छा लगा, पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहती हूँ। मेरे पास इस लड़के के घर का एड्रेस भी है। तुम किसी बहाने उसके घर जाना चाहो तो जा सकती हो। मामा एक छोटी सी दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा को कौन देखेगा? अपनी बहन और जीजा जी से तो मैं ही बात कर लूँगा। मामा के होते हुए तू फिक्र मत कर। मुझे बस इतना बता दे तुझे कितना वक्त चाहिए। मामा मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं आपको 1 महीने के बाद हाँ या ना में जवाब दे दूँगी। इन बातों के बाद सोनम यश को पालक पनीर का भी सच बताती है। शादी से कुछ वक्त पहले एक रोज़ मैं आपके घर के बाहर आई थी। अच्छा, तो तुम घर के अंदर क्यों नहीं आई? उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे। उसी दिन मुझे पता चला कि आपको ये तोरी, टिंडा, करेला, घिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? मैंने एक दिन आपकी भाभी से मुलाकात की थी और बातों ही बातों में उनसे आपके बारे में भी पूछ लिया था। अरे पर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मुझे लगा अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप मुझसे दूर भागेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सोनम, जिस दिन तुमने टिफ़िन भेजा था ना, उसके 2 दिन बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अगर आपको मुझसे प्यार हुआ था तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों करी? सोनम, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर जब तुम मुझे मिले नहीं तो मैं बहुत चिड़चिड़ा और रूड हो गया था। आप इस शादी के लिए मना भी तो कर सकते थे। मैं तो शादी के खिलाफ ही था, लेकिन मेरे नेचर की वजह से घर के सभी लोग परेशान थे। इसीलिए वो मेरी शादी करवाना चाहते थे ताकि मैं शादी के बाद उस लड़की को भूल जाऊं जो मुझे पालक पनीर खिलाया करती थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इस कदर प्यार करने लगे हैं। मुझे ये पता होता तो मैं उस वक्त ही आपको सारा सच बता देती। सॉरी सोनम, मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की थी तुम्हें ढूंढने की, पर फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं सका। यश और सोनम को एक दूसरे से बात करने के बाद इस बात की बेहद खुशी होती है कि उन्हें उनका पसंद किया हुआ ही लाइफ पार्टनर मिलता है। बेस्ट बहू का नाम सुना है आपने? सुना तो बहुत होगा। सारी बहुएं खुद को बेस्ट समझती है, पर कभी देखा है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलाते हैं आपको रमा से, जिसके लिए अपने ससुराल वालों की पेट पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। सुबह सुबह काम करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, तुम्हें खिलाते खिलाते हम घर में खुश हो जाएंगे। ये हो गए पोहे तैयार। अब इसमें से निखिल के लिए पोहे अलग कर लेती हूँ, फिर बाकी बचे पोहे में मिर्ची डाल दूंगी और जल्दी जल्दी पोहे के साथ चटनी तैयार कर रमा डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। वाह वाह बहू, क्या पोहे बनाए तूने, मज़ा आ गया। और इसमें तूने जो बादाम डाले हैं ना, हाथ में कलाकारी तो है तेरे। मुझे ये सब नहीं सूझता था। मैं तो इन लोगों को पोहे में नींबू निचोड़कर टमाटर के साथ फ्राई करके दे देती थी। अब तो वो भी नहीं होता। तो क्यों करना है मम्मी जी, बच्चों को बड़ा कर दिया आपने, हो गया। अब हम है ना सब देखने। एक उम्र के बाद सास की जिम्मेदारी बेटी बहू की होती है और ससुर की बेटे और दामाद की। एंड थैंक यू मम्मी जी, आप तारीफ़ कर देती है ना तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, कसम से। तभी निखिल पोहे खाने जाता है कि प्रिया उसे रोक देती है। भैया आप पोहे मत खाओ, पोहे में मिर्च है और आपको मिर्ची से एलर्जी है ना। नहीं नहीं दीदी, भैया को जो पोहे दिए हैं ना उसमें मिर्च नहीं है। तू बड़ी समझा रही है अपनी भाभी को, हैं? कभी एक गिलास पानी का भी उठाती है क्या? बड़ी आई भैया की हितैषी। भैया मत खाना। अरे मेरी रमा को सब पता है कब क्या कैसे करना है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है मेरी रमा। सभी आराम से पोहे खा रहे थे, पर सुरेश इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ पापा जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? खा रहा हूँ बहू, खा तो रहा हूँ। बहू आ गई है, अब तो नखरे छोड़ दीजिए। अरे बहू, उन्हें चटनी नहीं दिख रही है ना? बिन सत्तू की चटनी के पोहे हलक से नहीं उतरते इनके। हाँ तो चटनी बनाई है मैंने मम्मी जी, कसम से। ओह, लगता है रसोई में रह गई, अभी लेकर आती हूँ। पूरा परिवार मिलकर नाश्ता कर रहा था, तभी उमा का फ़ोन बजता है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? क्या ही बोलूँ उमा, तू तो जानती है अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर पर शिफ्ट हुई, मेरी बहू अपने मायके जाकर बैठ गई।
तो फिर आपका खाना पीना सब कैसे हो रहा है? और बाकी सब दीदी? कहाँ कुछ हो पा रहा है। अब ऐसे में खुद खाना बनाकर खाना ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैं क्या सोच रही थी, मैं तेरे यहाँ आ जाऊँ तो एक बार अपनी बहू से पूछ के देखना। रमा, मेरी दीदी का फ़ोन है, उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर वो यहाँ आएंगी तो तुम उनका खाना देख लोगी? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल देख लूँगी। मुझे पता है ऑपरेशन के बाद में क्या दिया जाता है। मौसी जी को बोल दीजिए, उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम उन्हें जाकर ले आएंगे, और बाकी यहाँ मैं तो हूँ ही। रमा की बातें सुनकर ही सबका मन पिघल जाता था। जब भी किसी को खिलाने की बात होती तो रमा ने कभी ना नुकुर नहीं किया, और मनीषा के आते ही रमा उनकी सेवा में लग जाती है। कभी खिचड़ी, कभी दाल का पानी, तो कभी दलिया। मनीषा के बोले बिना ही रमा खाना उसके पास ले आती। इतनी वैरायटी का खाना तो मुझे तब भी खाने नहीं मिला जब मैं ठीक थी बहू। तेरे यहाँ 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, वरना किसी के घर ना एक वक्त भी काटना मुश्किल हो जाता है। कोई बहू अपनी सास को ही रोटी नहीं डालना चाहती तो मौसी सास की कौन करे। और एक तू है जो अपनी ननद के लिए अलग खाना बनाती है, देवर के लिए अलग, सास ससुर का अलग ध्यान रखती है, और उस पर इस बुढ़िया को भी तुझे देखना पड़ रहा है। मैं तो मानती हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है मौसी जी, जो मुझे किसी की सेवा करने को मिल रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं सभी को बिठा बिठा कर खिलाऊं। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। मनीषा ठीक होकर अपने घर चली जाती है। फिर एक रोज़ रमा के फ़ोन पर उसके स्कूल ग्रुप में रीयूनियन पार्टी का मैसेज आता है। रात को रमा इस बारे में प्रेम को बताती है। हाँ हाँ डार्लिंग, बिल्कुल जाओ, और अपनी वो ब्लैक साड़ी पहनकर जाना। मुझे जाने का मन ही नहीं हो रहा। कहाँ मेरी फ्रेंड्स नौकरी वगैरह करती है, और कहाँ मैं यहाँ। सब मेरी इंसल्ट करेंगे। सबकी लाइफ का पर्पस एक नहीं होता। हम खुश है कि नहीं ये मैटर करता है। मान लो तुम पार्टी में नहीं गई और तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हें कभी रास्ते में मिल गई, तो भाग तो नहीं जाओगी ना। सच को एक्सेप्ट करना ही है, क्यों डरना। प्रेम से बात करके रमा बेटर फील करती है, और अगले दिन वो रीयूनियन पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। और इसी में 2 दिन निकल जाते हैं। आज था पार्टी में जाने का दिन। सुबह 4 बजे के लगाए अलार्म से रमा की आँख खुलती है। 2 घंटे पहले उठी हूँ। 9 बजे तक सबका नाश्ता तैयार कर दूंगी, और दोपहर 1 बजे तक दोपहर का खाना भी तैयार हो जाएगा। फिर कपड़े वगैरह सल्टा के 1 घंटा रेस्ट कर लूँगी, वरना पार्टी में मेरा चेहरा थका हुआ लगेगा। बस फिर क्या है, रात को रोटियां सेकनी ही बाकी रहेगी। रोटियां बना लूँगी और फिर शाम का सभी का चाय नाश्ता करके तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाऊँगी। बहुत काम है रमा भाई, बहुत काम है। चल चल चल, लग जा काम पर। और सुबह उठते ही बेचारी रमा एक एक करके सारे काम निपटाने में लग जाती है। एक औरत जिस पर घर का सारा बोझ हो, वो बिना सारा काम सल्टाए घर से निकल ही नहीं सकती। भागती दौड़ती रमा 7 बजे तक तैयार हो जाती है, पर वो जैसे ही अपने घर से निकलने लगती है, दरवाजे से सुरेश अंदर आता है। कहीं जा रही हो क्या बहू? आज मैं जल्दी आ गया। वो क्या है ना, मेरा पकोड़े खाने का बड़ा मन हो रहा है। 15 मिनट लगेंगे, ज़रा पकोड़े उतार दे फिर निकल जाना। एक बार रसोई में जाने के बाद क्या आप इतनी जल्दी निकल सकते हैं? जो रमा निकल जाती। पहले ससुर के लिए पकोड़े बनाना, फिर ननद के लिए, और फिर सास के लिए। अब फिक्र क्यों करिए भाभी, 2 मिनट में मैं आपको वेन्यू पर पहुंचा दूंगा। बस 2 पकौड़े और खिला दीजिए, फिर सीधा वहीं जाएंगे। पकोड़े खाने के बाद सब डिनर पर बैठ जाते हैं, और रमा इन्हीं कामों में उलझी रह जाती है। कब 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। रमा कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लेती है और रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह हाथ में गिफ्ट लिए सीमा रमा के घर पहुंचती है, और वो क्या देखती है कि रमा किचन में खाना बना रही है। सीमा सीधा किचन में जाती है। मुझे पता था तू यहीं मिलेगी। इसी काम के चक्कर में तू कल पहुंच नहीं पाई ना। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या वो बात नहीं है? नाश्ते में 4-4 सब्जियां कौन बनाता है बहन? पनीर की सब्जी तो बना रखी है तूने, फिर आलू की सब्जी क्यों चढ़ाई? और ये चटनी 2 तरह की, और भी कुछ बना ले। वो क्या है ना, कोई पनीर नहीं खाना चाहता तो कोई आलू, तो सोचती हूँ सबके मन की बना दूँ। सोच तो तेरी अच्छी है, पर क्या तेरे ससुराल वाले तेरे मन की सोच रहे हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का प्राइज़ तूने जीता है, उसी का गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। पर खुद को देख, क्या तुझे खुद पर ध्यान देने का समय मिल पा रहा है? अरे कंघी भी नहीं करी है तूने, और ये साड़ी ऐसे उतर रही है। अरे वो काम में जरा सरक जाती है यार। मुझे क्या है, तू अपनी खुशी के साथ अपना जीवन भी इसी चूल्हे की आग में झोंक दे। मैं भी ना पहले बिल्कुल तेरी तरह थी, सबके लिए सब कुछ किया, पर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहा। इसलिए फिर मैंने इतना पसेरा करना छोड़ दिया। कुकर में सारी सब्जी डालो, चावल डालो, बन गया खाना, पकड़ा दो।
और इस तरह रसोई में रमा और सीमा की लंबी बात चलती है। सीमा अभी तक गई नहीं थी कि सभी खाना खाना करने लगते हैं। यही चाय पानी कभी रुकते ही नहीं। रोज तो तू सभी का खाना परोसती है, आज मैं यहाँ हूँ तो ये नहीं हो रहा तेरी ननद से कि खुद परोस ले खाना। छोड़, मैं चलती हूँ। रमा सभी को खाना परोसती है और सभी पेट भर के खा लेते हैं। पर जब रमा खाने बैठती है तो सब्जी नहीं बचती। सीमा बिल्कुल सही कह रही थी, सब साथ में गर्मा गर्म खाते हैं, पर मेरे नसीब में बचा कुचा ठंडा खाना ही आता है। सबका झूठा लेकर अकेले बैठती हूँ मैं। मेरे साथ कोई नहीं खाता, न मेरा देवर, न मेरी ननद, न मेरे सास ससुर, मेरा पति, कोई नहीं। अब मैं भी किसी की नहीं सोचूंगी। और नाश्ते के बाद रमा सारी सब्जियां काटती है, उसे कुकर में डालती है और उसके ऊपर भिगोए हुए चावल, मसाले और ज़रा सा तेल और पानी डालकर सीटी लगा देती है। सुबह की धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व कर देती हूँ। खाने के टेबल पर पहली बार सिर्फ चटनी और मिक्स वेज राइस देखकर सभी शॉक थे। ये तो सिर्फ चावल परोस दिया भाभी आपने। हाँ, तो सिर्फ चावल खा लीजिए दीदी, बाहर रहने वाले बच्चों को तो ये भी नसीब नहीं होता। और वैसे भी ये सिर्फ राइस नहीं है, मिक्स वेज राइस है। इसमें सारी सब्जियां पहले से ही है, पौष्टिकता तो मिल ही जाएगी। पहली बार सभी के साथ रमा भी अपने खाने की प्लेट लेकर बैठ जाती है। दीदी ज़रा पापड़ सेक कर ला दीजिएगा। खाने के बीच में कैसे उठूं भाभी, ऐसे ही खा लीजिए। खाई जा रही है, इतनी बुरी नहीं है राइस। चावल तो मैंने गुस्से में बना दिया था दीदी, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग यही डिज़र्व करते हैं। हर शाम अलग अलग स्नैक्स बनाने वाली प्रिया सभी को बिस्किट और चाय परोस देती है। ये क्या बिस्किट दे दिया तूने चाय के साथ? अरे ये तो मैदा है, पेट में जाकर जम जाएगा। मेरी मम्मी कहती है मम्मी जी कि इंसान अगर मेहनत करे तो पत्थर भी पचा ले, और अब कोई मेहनत ही ना करे तो आटा भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। तो रात में ज़रा खाने में मेरी मदद कर दीजिएगा, इसी बहाने ये मैदा भी पच जाएगा। मजाक बहुत अच्छा करती है बहू तू। शनिवार का दिन हो और खिचड़ी ना बने, ऐसा हो सकता है भला? दोपहर में तो रमा ने सभी को मिक्स राइस और चटनी खिला दी थी, तो खिचड़ी रात को बन रही थी। आज शरीर बड़ा हल्का लग रहा है, बहुत टाइम मिल गया दोपहर में आराम करने का। सीमा की बात में दम तो है। रमा फ़ौरन कुकर निकालती है, उसमें दाल चावल, 4 उबले आलू, हल्दी, नमक और तेज़ पत्ता डालकर सीटी लगा देती है। अब इन आलूओं को बाहर निकाल कर इनका भरता बना देती हूँ, साथ में खिचड़ी और अचार परोस दूँगी। चलो दही पापड़ भी कर दिया। कम से कम 4 सब्जी और 50 पराठे बनाने से तो इजी पड़ा, और मुझे गर्मा गर्म खाना भी मिल जाएगा, वरना सभी का खाना ओवर होने के बाद इंतज़ार करो और ठंडा ठंडा खाओ। और सभी को खिचड़ी परोस कर रमा खिचड़ी खाने बैठती है। इतना सादा खाना भाभी? आपको सादा लग रहा है ना, तो आप मसाला ऐड कर लीजिए दीदी। वैसे साथ में पापड़ दिया है मैंने, सुबह तो मुझे वो भी नसीब नहीं हुआ, पर मैं किसी का खाना नहीं रोकती। सामने रसोई है, कढ़ाई भी है, जाकर खिचड़ी में डालने के लिए छौंक तैयार कर लीजिए। वैसे सच बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, गर्मा गर्म खाने को मिल रही है ना। आप तो कभी ऐसी खिचड़ी नहीं बनाती थी भाभी, इससे अच्छा पनीर की सब्जी बना लेती। मुझसे तो ये खिचड़ी नहीं खाई जाएगी, मैं इसे किचन में रख देता हूँ, आप इसे कल खा लीजिएगा। झूठा नहीं किया है मैंने अभी तक। रविवार को खिचड़ी नहीं खाते निखिल, तो अभी ही तुम्हें इसे खाकर ख़त्म करना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारे हिस्से की खिचड़ी है, तुम्हें नहीं खानी थी तो पहले कह देते। रसोई तो खुली हुई थी, कभी आकर झाँक कर देख भी लो कि क्या बन रहा है, और मैं तो इसे खा भी लेती। मुझे तो तुम्हारा छोड़ा हुआ खाने की आदत है ना, पर मुझे किसी ने कहा है कि मुझे ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे लॉन्ग रन में मेरी तबीयत खराब हो सकती है, और बासी खाने से बुध ग्रह भी तो खराब होता है। बहस मत कर, जो मिला है खा ले, ऐसे भी तो बिना मिर्ची का ही खाना खाता है तू। अगली सुबह रमा आराम से 8 बजे उठकर योगा करती है। कितने महीने बाद आज खुद की सेहत पर ध्यान देने का मौका मिला है, वरना सुबह उठने के बाद तो मंजन करने का भी वक्त नहीं मिलता था। रमा नहा धोकर तैयार होती है, कंघी करती है, क्रीम पाउडर लगाती है और क्रीज की हुई साड़ी पहनकर अपने कमरे से रसोई की ओर जाने लगती है। अपनी बहू को रसोई में जाता देख सुरेश कहता है, कल 2 टाइम चावल खा लिया बहू, नाश्ते में आटे का ही कुछ बनाना। ठीक है पापा जी। रमा किचन में जाती है और आटा छानती है। बार बार रोटी बनाना, मैं फिर ये गलती नहीं करूँगी। अब सबको समझना ही होगा कि रमा की खुद की अहमियत भी है। मेरा क्या है, मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। और रमा आटे की छोटी छोटी लोई तैयार करती है और उनको अपने हाथों से पीठे का शेप देकर कुकर में रख कर एक साथ सीटी लगा देती है, और ऐसे ही एक बार में 50 पीठे तैयार हो जाते हैं। इसी के ऊपर मसाला छिड़क देती हूँ, फिर परोस दूँगी।
सब मोमो भी तो खाती हैं ना, वैसे ही तो बनी है। ये तो फिर भी आटे की है, खा ली जाएगी। रमा आटे के पीठे बनाकर सभी को परोस देती है। ये क्या बना दिया बहू तूने? ये तो लगता है तूने आटे को ही उबाल दिया। मैं तो कुकर में ही चावल बनाने वाली थी मम्मी जी, पर पापा जी ने कहा कि आटे का कुछ बनाना, तो मैंने आटे के पीठे बना दिए। देखा जाए तो मोमोज क्या होता है, मैदे के बीच में सब्जियां भरकर उसे स्टीम कर देते हैं। पर अभी नाश्ते का वक्त हो चला था ना, तो सब्जियां कैसे काटती, इसलिए मैंने इन्हीं ही उबाल दिया। कम से कम पेट में जाकर जमेगा तो नहीं। बोलना तो नहीं चाहिए, पर आजकल तो हर चीज़ की खिचड़ी ही बना रही है। मुझे तो जो मिल जाए उसी में स्वाद आ जाता है मम्मी जी, क्योंकि कभी किसी ने बिठाकर खिलाया ही नहीं ना। मैं ही हमेशा भाग भाग कर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती रही। पर अभी यहाँ अगर मेरा खाना भी सरक जाए तो कोई उठकर पानी नहीं लाएगा। थकी हारी दिखने वाली रमा अब खूबसूरत फ्रेश दिखने लगी थी, क्योंकि अब रमा ज़्यादा खाना बनाती नहीं थी, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते थे, तो काम बहुत कम हो चुका था और वो खुद पर ज़्यादा ध्यान दे पा रही थी, जिसके कारण उसके शरीर को अच्छा खासा आराम मिल रहा था। अब तो 24 घंटे उसके ससुराल में सिर्फ सीटी की ही आवाज़ आती, क्योंकि ले देकर रमा दाल चावल या सब्जी चावल, आटा या जो कुछ भी मिलता सबको कुकर में डालकर सीटी लगा देती, जिससे उसके ससुराल वाले बड़े परेशान हो गए थे। पर अभी भी किसी की अकल की सीटी नहीं बज रही थी। और इस सिलसिले में प्रेम अपने एक दोस्त से बात करता है। तेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या भाई? रोज रोज भाभी तुझे खिचड़ी, लेमन राइस, येलो राइस ये क्या दे रही है? वो तो कभी ऐसी नहीं थी। ऑफिस में सबसे ज़्यादा खाना तो तेरे टिफिन में ही आता था। अरे वही ना, रमा ने तो कभी खाने के लिए किसी को मना ही नहीं किया, चाहे घर में मेहमान आए या किसी के घर में खाने की ज़रूरत हो। रमा तो हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहती थी। पता नहीं जिस दिन से उसकी सहेली आकर गई है, क्या कानों में भर दिया है उसके। बोलना तो नहीं चाहिए भाई, मेरी भी बीवी है, दिन में थोड़ा बहुत काम के अलावा और कोई काम नहीं करती। खाना बनाने के लिए काम वाली है, बर्तन के लिए काम वाली है। आजकल किसी की बहू काम नहीं करना चाहती, और उसमें भाभी इतना कुछ कर रही थी तो उन्हें खटकता तो होगा ही ना। मुझे याद है कैसे एक बार ऑफिस पार्टी में वो हड़बड़ाती हुई आई और गड़बड़ाती हुई चली गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें घर वालों के लिए खाना बनाना था। और उस वक्त भी उसकी फेस को लेकर भी लोगों ने कितनी इंसल्ट की थी कि रमा अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखती। कभी ना कभी कोई तो उसे ये चीज़ नोटिस करवाता ही। शायद उसके फ्रेंड ने उसे यही नोटिस करवा दिया हो। प्रेम, मैं भी एक लड़की हूँ, इसीलिए कहती हूँ अपनी वाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, ओके? जितना वो कर रही थी उतना शायद ही कोई करता। प्रेम सब समझ जाता है और उस रात सभी को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर जाता है। और डिनर के वक्त प्रेम कहता है, पिछले 2 सालों से रमा के रहते हमें कभी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सब कुछ उसी से बनवा लेते थे। पर उसे क्या चाहिए ये किसी ने नहीं सोचा, ना ही हम में से कोई उसकी मदद करता था। तो एक न एक दिन तो वो फटती ही सो फट रही है। इसलिए अब से किचन में रमा की मदद सब कोई करेगा। रात को ऑफिस से आने के बाद डिनर के जो जूठे बर्तन होंगे वो मैं धो दूंगा, और सुबह के बर्तन तुम देख लेना निखिल। वॉशिंग मशीन में कपड़े अब धो ही सकती है मम्मी। और प्रिया, तुम तीनों वक्त अपनी भाभी के साथ किचन में रहोगी। अब से प्रिया हम सब के साथ बैठकर ही खाएगी, जो कि पिछले कुछ दिनों से वो कर रही है। तो खाने के लिए सब्जियां मैं काट दिया करूँगा, ऐसे भी फ्री ही तो रहता हूँ। तो ठीक कह रही थी बहू, तुझे क्या चाहिए ये तो हमने कभी नहीं सोचा। आए दिन किसी न किसी मेहमान को बुलाकर बिठा लेते हम, और तो और सबकी खातिरदारी करते हैं। बेकार में बातचीत करने कोई मेहमान को नहीं बुलाकर लाएगा अब से। हाँ, ये सुनते ही रमा की आंखें छलक जाती है, क्योंकि उसे तो बस अपने ससुराल वालों से कदर चाहिए थी जो मिल गई थी।